गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अपना विषय इतिहास। इतिहास में आपको इस वर्ष 3 बुक्स रहने वाली हैं। पहली बुक है आपकी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, दूसरी बुक है आपकी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और तीसरी बुक रहेगी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। और आज हम शुरू करेंगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इसमें आपके 4 चैप्टर रहने वाले हैं। टोटल सिलेबस में 15 चैप्टर्स होंगे और पहले भाग में आपके 4 चैप्टर्स हैं। इसमें से पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, दूसरा है राजा, किसान और नगर, तीसरा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और चौथा विचारक, विश्वास और इमारतें। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। ईंटें, मनके और अस्थियां मतलब इस सभ्यता से हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनके मिलने के बाद यह सभ्यता अस्तित्व में आई। अब सभ्यता और संस्कृति, जैसा कि आपने +1 में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में ही है आपके +1 के कि कैसे मानव का उद्भव हुआ। धीरे धीरे मानव ने बस्तियां बसानी शुरू की और वह बस्तियां कहाँ बसाई उसने? नदियों के किनारे, जहाँ से उसके भोजन का प्रबंध आसानी से हो सकता था। तो धीरे धीरे जैसे ही उसने विकास करना शुरू किया, उसके साथ साथ उसने अपने नगर भी बसाने शुरू कर दिए और वहीं से एक संस्कृति और सभ्यता निखर कर सामने आई। यह संस्कृति शब्द का अर्थ होता क्या है? पुरातत्वविद यानी कि जो पुरानी वस्तुओं की खोजबीन करते हैं पुरातत्वविद कहते हैं। संस्कृति शब्द का प्रयोग उन पूरा वस्तुओं यानी कि पुरानी वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली से होते हैं, विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भूगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। ये एक ही स्थान पर रहने और होने के कारण इसमें एक विशेष प्रकार की सिमिलैरिटी आ जाती है और जिसके कारण सभ्यता का विकास होता चला जाता है और उसको उसके लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा सभ्यता का यह नाम क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता का यह नाम उस नगर के कारण पड़ा जिसकी सबसे पहले खोज हुई और वह नगर था हड़प्पा। तो इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया जाता है। इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और उसके बाद फिर परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। और इसका काल कितना रहेगा? 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। यहाँ पर आपको कुछ डेट्स दी गई हैं। जब हम आपकी इतिहास की किताब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डेट्स होती हैं और डेट्स के पीछे कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे BC, AD और BP। अब BC ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तारीखें हैं उनके साथ BC लिखा जाता है। जो उनके वर्ष के समय का है तारीखें होती हैं उनके साथ AD, और जो आज तक की उनके जन्म के बाद की तारीखें हैं आज तक हम यूज़ कर रहे हैं उनके साथ हम BP लिखते हैं। AC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, BP बिफोर प्रेजेंट। अब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह सिंधु नदी की आसपास ही बसी थी। यह इलाका बहुत ही उपजाऊ था और हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे। इसकी जानकारी हमें खुदाई से आवास, मृदभांड और आभूषण, औजार, मोहरें, इमारतें खुदाई से मिले सिक्कों से होती है। इसके कुछ प्रमुख स्थल थे जो खुदाई में मिले और जिसके कारण हमें सभ्यता का पता चला। ही है नागेश्वर, बालाकोट, चमुंदड़ो, कोट दीवजी, ये सब कहाँ हैं? नागेश्वर को छोड़कर बाकी चारों कहाँ हैं? तीनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। और नागेश्वर गुजरात में, धोलावीरा, लोथल दोनों गुजरात में हैं, कालीबंगन राजस्थान में है, बनावली, राखीगढ़ी हरियाणा में, हिसार के आसपास का इलाका है जहाँ पर इसके हमें सबूत मिले हैं कि यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल थे। अब इसकी बस्तियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर
जो नगर था वो दो भागों में बंटा हुआ था, एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। अब दुर्ग में कौन लोग रहते थे? शासक वर्ग के लोग रहते थे और इनका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक अवसरों पर किया जाता था। निचले शहर में आम जन साधारण लोग रहते थे। दुर्ग भी दीवार से घिरा होता था और आवास जो शहरी निचले शहर में था वो भी दीवार से घिरा हुआ था। सड़कें और गलियां कैसी थी? वहाँ की सड़कें और गलियां बहुत साफ़ सुथरी और सुंदर बनाई गई थी। वो एक ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर मीन्स अगर एक गली ऐसे आ रही है तो दूसरी गली इस हिसाब से जा रही है, यानी कि चौराहा बन जाता था। एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई गलियां बनाई गई थी और जो गलियां होती थी उनके आसपास दोनों साइड पर घर बनाए गए होते थे और इन पूरी गलियों को सड़कों के साथ जोड़ा गया था। हड़प्पा सभ्यता में जो मकान थे वो एक योजना के अनुसार बनाए गए थे। इनमें शौचालय, स्नानागार, रसोईघर, शयनकक्ष आदि होते थे। इनकी मजबूत नींव बनाई जाती थी। साफ सफाई और प्रकाश का पूरा ध्यान रखा जाता था। जो मकान थे ज़मीन से ऊंचे बनाए जाते थे और दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। घरों को इस तरह से बनाया गया था कि वे भारी हलचल, शोरगुल और प्रदूषण से मुक्त रहें। पानी की निकासी के लिए अच्छी नालियाँ बनाई गई थी और नालियों को ढकने के लिए शोषक कूप भी लगाए गए थे ताकि समय समय पर उनको हटाकर नालियों की सफाई की जा सके। हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्नानागार मिला है, एक बहुत बड़ा बाथरूम मिला है जो कि विशेष अवसरों पर प्रयोग किया जाता था। सरोवर एक तरह का बनाया हुआ था, उसके आसपास बरामदा था और उस बरामदे में कमरे बने हुए थे और वहाँ पर एक पानी का कुंड था जिससे उसमें पानी, कुएं से पानी आता था और उस गंदा पानी था उसको निकालने के लिए भी एक अन्य दरवाज़ा, एक बहुत बड़ा द्वार बनाया गया था। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग विशेष अवसरों पर किया जाता था। लोग वहाँ पर स्नान करते थे। स्त्रियों और मर्दों के लिए अलग अलग नहाने की जगह बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी और लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा था। लोगों ने घरों का गंदा पानी निकालने के लिए नालियों को बनाया हुआ था, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा, और ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। इन पर प्लास्टर भी किया गया था। ये चूना, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग करके बनाई गई थी। लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? वहाँ पर शिक्षित वर्ग और योद्धा वर्ग, व्यापारी, दस्तकार, श्रमिक आदि लोग रहते थे। इसके अलावा वो अच्छा खाना पीना उनका था। वो भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन लेते थे। सूती ज़्यादातर कपड़े पहनते थे। आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों का भी वो यूज़ करते थे। मनोरंजन के लिए वो जुआ खेलते थे, पशु पक्षियों की लड़ाई करवाते थे। उस समय जो प्रौद्योगिकी थी वो भी काफ़ी उन्नत थी। मृतकों का अच्छी तरह से संस्कार किया जाता था। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। 3 विधियाँ थी इसकी अंत्योष्टि क्रिया की। चिकित्सा विज्ञान, उस समय लोगों का इलाज करने के लिए अलग अलग प्रकार के चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा की सुविधाएं भी दी जाती थी। भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, तेल, मटर, सब्जियां आदि का प्रयोग करते थे। जैसा कि मैंने बताया वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। अंत्योष्टि क्रिया, यानी कि अंत्योष्टि क्रिया जब कोई मर जाता था तो कौन सी क्रियाएं की जाती थी? एक थी पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह या क्लेश समाधान। मीन्स पूर्ण समाधिकरण में या तो उसको गाड़ दिया जाता था ज़मीन में या उसको पानी में बहा दिया जाता था। आंशिक में उसे पशु पक्षियों के पास डाल दिया जाता था और दाह कर्म में उसको जला दिया जाता था या फिर जलाने के बाद उसकी जो अवशेष बचते थे उसे कलश में भरकर मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। उनका आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कृषि करते थे, पशु पालते थे, व्यापार भी करते थे और कुटीर उद्योगों का प्रयोग भी करते थे। छोटे मोटे उद्योग थे जिसमें वो काम करते थे। इसके अलावा वो सारा कामकाज माप तोल के बाट के साथ करते थे ताकि
अच्छे तरीके से नापा और तोला जा सके। उनके धार्मिक जीवन में मातृ देवी का विशेष स्थान था। वो शिव की पूजा करते थे, उसे परम पुरुष मानते थे। इसके अलावा वृक्ष और पशु पूजा भी करते थे। वृक्षों में वो पीपल को पूजते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड को विशेष रूप से पूजनीय माना जाता था। इसके अतिरिक्त शिव की लिंग पूजा भी वो करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो राजनीतिक जीवन है उनका, उसके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। फिर भी हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी, यानी कि लोगों का शासन था। राजा भी थे, शासक भी थे, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करते थे। विशेषकर वहाँ पर पुरोहितों और धर्मगुरुओं का बोलबाला था, यानी कि जो राजा होते थे या शासक होते थे वो इनकी सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। इसके अलावा वहाँ पर नगर पालिका भी रही होगी और जनप्रतिनिधियों की भी नियुक्ति की जाती थी ताकि वो शासन का कार्य देख सकें। हड़प्पा सभ्यता में कई तरह की कलाओं का विकास हुआ, जैसे मूर्ति कला, धातु कला, वस्त्र निर्माण कला, चित्रकला, पात्र निर्माण कला यानी कि बर्तन बनाने की कला जिसको हम कह सकते हैं, पोट बनाने की कला हम कह सकते हैं, नृत्य, ये नृत्य है, नृत्य तथा संगीत कला, मुद्रा कला यानी कि मोहरें बनाने की कला, ताम्र निर्माण कला, तांबे से चीज़ें बनाने की कला और लेखन कला भी विकसित हुई। इसकी विशेष रूप से हम लेखन कला के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हमें खुदाई से सामान मिला है उसमें कोई शिलालेख या ताम्र पत्थर, इनके तांबे के पत्थर नहीं मिले हैं। फिर भी विद्वानों में मतभेद है कि वहाँ की लिपि कैसी थी। अलग अलग विद्वानों के से विचार हैं। मुख्य रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है इसके विषय में कि जो लिपि है वो चित्रात्मक थी। यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ओर से लिखी जाती थी, लेकिन मुख्य रूप से हम इसे दाएं से बाएं ही लिखेंगे कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? जैसा कि मैंने पहले पढ़ा, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आपने इसे ही मेन रूप से याद रखना है। यह चित्रात्मक थी, यानी कि चित्रों के माध्यम से लिखी गई थी। इसमें लगभग 375 से 400 चिन्ह थे। इस लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि माना जाता है। लिपि ना पढ़े जाने के कारण हमें इसकी अधिकतर जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। अब इसकी पढ़ेंगे हम शिल्पकला। शिल्पकला के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु कर्म यानी कि सोना, चांदी, तांबा आदि से रिलेटेड कार्य करते थे, मोहरे बनाते थे, बाट बनाते थे। बाट मीन्स जो हम आज सामान तोलते हैं वैसे ही बाट उन्होंने भी बना रखे थे। पत्थरों से उन्होंने या धातुओं से बाट बनाए हुए थे ताकि चीज़ों को नापा तोला जा सके। इसके अलावा चूंदड़ों में भी कई चूंदड़ों वहाँ की एक विशेष स्थल रहा है हड़प्पा सभ्यता का। वहाँ से काफ़ी चीज़ें मिली हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वहाँ पर शिल्प उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था। वहाँ पर मोहरें प्राप्त हुई हैं। कांसे का प्रयोग वो लोग करते थे। कांसा, तांबा और टिन मिलाकर एक मिश्र धातु भी बना। देखो वो कितने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने मिक्स करके भी धातु बनानी शुरू कर दी थी। बस एक वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, ये आपने ध्यान रखना है। एक वो घोड़े के बारे में नहीं जानते थे और एक वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, अभी जो सभ्यता फली फूली जिसके विषय में हमने इतना पढ़ा, उसके पतन के क्या कारण थे? पतन के मीन्स उसके नष्ट होने के क्या कारण थे? ये नष्ट कैसे हुई? आइए इसके विषय में भी हम पढ़ते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस जलवायु का परिवर्तन हुआ जिसके कारण लोगों को रहने में वहाँ दिक्कत महसूस होने लगी और वो वहाँ से कहीं और चले गए। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा को माना जाता है कि नेचुरल कुछ डिजास्टर्स हुए होंगे जिसके कारण उन लोगों का पतन हो गया। भूकंप, अकाल और महामारी भी इसका कारण माना जाते हैं। इसके अलावा आर्य जाति जो बाहरी जाति थी, मध्य एशिया से आई थी, उनके आक्रमणों के कारण भी इसका पतन माना जाता है। वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना और नदियों का मार्ग बदल जाना भी इसके कारण माने जा सकते हैं। बाढ़ों का आना, जैसे दामोदर, कोसी और महानदियों में बाढ़ आ गई थी क्योंकि यह
जो सभ्यता थी काफ़ी दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन इन नदियों के मार्ग बदलने या फिर इनमें बाढ़ आने के कारण सभ्यता का पतन हो गया था। इसके विषय में अभी विद्वानों में मतभेद है, कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके विषय में मत दिए हैं। तो हमने हर एक पॉइंट्स को लिखते जाना है और उसके बारे में बताते जाना है। तो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा। इसके सभी मेन पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। अब आपने इस चैप्टर को रिवाइज करना है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स एंड यू विल सी आल्सो दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।